Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ahmed Nadeem and I'm your teacher for statistics. Students, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अब अपने एंडिंग की तरफ जा रहा है और हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर लिया। हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन मीन्स के डिफरेंसेस के हवाले से भी हमने अंडरस्टैंडिंग्स को बिल्टअप किया और आज उसी डिफरेंसेस के हवाले से हम पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस को अंडरस्टैंड करेंगे। तो देखिए बोर्ड की तरफ चलते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। टेस्टिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स, और ये है जी डिपेंडेंट सैंपल से हवाले से। हमने इससे पहले जो μ1 माइनस μ2 को अंडरस्टैंड किया था, दैट वाज अबाउट μ1 माइनस μ2 और वो था इंडिपेंडेंट सैंपल्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट सैंपल्स में हमारे पास जो पॉपुलेशन में जो पॉपुलेशंस एग्जिस्ट करती हैं और जो हम वहाँ से सैंपल्स को सेलेक्ट करते हैं वो आपस में उनका कोई भी रिलेशनशिप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, वो आपस में एक दूसरे के साथ। लेकिन यहाँ पर आज के टॉपिक में हम डिपेंडेंट सैंपल्स को स्टडी करेंगे। डिपेंडेंट सैंपल्स का मतलब ये है कि दोनों सैंपल्स का आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप है या दोनों सैंपल्स एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। और आम तौर पर रियल लाइफ में इस तरह की जो सिचुएशन एग्जिस्ट करती है वो एग्जिस्ट करती है किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के सैंपल के हवाले से हम दोबारा उसी सैंपल को कंसिडर कर लें या उसकी वैल्यूज को ले लें। जिस तरह आपके पास रियल लाइफ में बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स होंगी, लाइक स्टूडेंट्स को एक कोई टेस्ट दिया गया है, उन्होंने उसकी कोई परफॉर्मेंस दी है और फिर उसके बाद उस परफॉर्मेंस को देखते हुए उनको एक्स्ट्रा कोचिंग प्रोवाइड की गई है और फिर उन्हीं स्टूडेंट्स का दोबारा टेस्ट लेकर चेक किया गया है, पहले टेस्ट और दूसरे टेस्ट के दरमियान डिफरेंस को या कंपैरिजन किया गया है। इसी तरह ड्रग्स के हवाले से मेडिसिन की फील्ड के अंदर इस तरह के बहुत से हमारे पास एग्जांपल्स एग्जिस्ट करती हैं कि किसी पेशेंट को जो है मेडिसिन दी गई या एक ग्रुप ऑफ पेशेंट है हमारे पास के किसी पर्टिकुलर डिजीज़ का, आपने एक मेडिसिन दी है उस एक ग्रुप को और उसके इफेक्ट्स चेक किए हैं डिजीज़ के हवाले से और फिर उसी ग्रुप को एक और नई मेडिसिन के साथ जो है उसको चेक किया गया है और फिर उसका इफेक्ट चेक किया गया है और उस मेडिसिन के इफेक्ट्स को स्टडी करने के बाद दोनों, अब देखिए देखा जाए तो आपके पास जो वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं वो दो हैं लेकिन वो एक ही सैंपल है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट वैल्यूज और दूसरी वैल्यूज जो हैं वो आपस में डिपेंडेंट है। सो इसी वजह से इसको कहा जाता है, चूंकि सैंपल में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो दोनों सूरतों में सेम होती हैं, इसलिए हम उसको पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस भी कह सकते हैं। सो इसी यहाँ पर हम जो इसकी जनरलाइज्ड अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप करते हैं, दिस इज मैच्ड या पेयर कंपैरिजंस। यानी आप यूं कह सकते हैं कि हमारे पास ये पेयर के सूरत में कंपैरिजंस होते हैं क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो फर्स्ट सैंपल में और सेकंड सैंपल में दोनों की सूरतों में सेम होती हैं। और ये अप्रोप्रिएट कब होता है? व्हेन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ टू डिपेंडेंट नॉर्मल पॉपुलेशंस आर कंपेयर्ड। ठीक है, ये एक और कंडीशन भी जो है वो ट्रू है, ये फुलफिल हो सकती है इस सिचुएशन के अंदर कि जब आप दो डिपेंडेंट नॉर्मल पॉपुलेशंस को कंपेयर करते हैं तो तब भी जो है वो हम पेयर्ड ऑब्जर्वेशन के सिचुएशन को एग्जिस्ट कर जाते हैं या उसमें हम फॉल कर जाते हैं और हम उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं या हम उसका एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम डी को एज ए पैरामीटर कंसिडर करते हैं या डी को एक ऐसा वेरिएबल कंसिडर किया जाता है कि जो कि फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू के डिफरेंसेस को शो करता है। यानी आपके पास फर्स्ट सैंपल x है और सेकंड सैंपल y है, या यूं कह सकते हैं कि फर्स्ट सैंपल की वैल्यू जो है वो x वैल्यूज हैं और सेकंड सैंपल की वैल्यूज हैं वो y वैल्यूज हैं। तो दोनों का जो डिफरेंस है उसको d से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस सूरत में टेस्ट स्टेटिस्टिक जो है वो किस तरह जनरेट होगा? दैट वुड बी d बार माइनस म्यू डी ओवर s हैट d ओवर n अंडर रूट। अब अगर आप इसको कंपेयर करें अपने जनरल फार्मूले के साथ तो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप होगी। अगर आपको याद हो तो हमने t का जो टेस्ट स्टेटिस्टिक जनरेट किया था या हमने स्टडी किया था, दैट वाज x बार माइनस म्यू नॉट ओवर s हैट ओवर n अंडर रूट फॉर सिंगल सैंपल। ठीक है ना? सो x बार की जगह पर d बार आ गया। यानी आप अगर एक्चुअल फार्मूले को कंपेयर करते हैं तो फिर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग्स जो है वो आसान हो जाएंगी, इजी हो जाएंगी, आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेंगी। म्यू नॉट की जगह म्यू डी आ गया और म्यू डी क्या चीज़ है? दिस इज योर
μ2 माइनस μ1, जो आपका दो पॉपुलेशंस जिसको हमने यहाँ बात कर रहे हैं, दिस इज नॉर्मल पॉपुलेशंस जो कि डिपेंडेंट हैं एक दूसरे के, उनका ट्रू डिफरेंसेस है, ठीक है। सो उसको म्यू डी से अगर डिनोट कर दे तो वो म्यू, और एक्चुअली वो वही डिफरेंस है जो कि एग्जिस्ट करेगा, मे बी अगर एग्जिस्ट ना करे तो वो जीरो के तौर पर कंसिडर किया जा सकता है। सो दिस इज म्यू। हम इसको दो सैंपल से वन सैंपल में कैसे कन्वर्ट करें, एक्चुअली ये अंडरस्टैंडिंग पॉइंट है इसका समझने वाला, कि जब हम डिफरेंस में जाते थे तो फिर हम यहां से एक्स बार को चेंज करते थे, दैट वाज x1 बार माइनस x2 बार, ठीक है। और इसी तरह आपका डिनोमिनेटर भी चेंज हो जाता था, लेकिन चूंकि हम जो है वो उसको पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस के तौर पर कंसिडर कर रहे हैं, और पेयर्ड की सूरत में हम डिफरेंस को निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट और सेकंड वैल्यूज का, और उसको डी से डिनोट कर देते हैं। आप यूं कह सकते हैं कि आपके पास जो है वो दोनों सैंपल की वैल्यूज मिलकर एक सैंपल की वैल्यू में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पर सिंगल वेरिएबल के लिए टेस्ट स्टेटिस्टिक इस्तेमाल करते हैं, और चूंकि वो लेस देन 30 होता है और इसलिए हमारे पास जो टेस्ट स्टेटिस्टिक है वो टी रहता है, वो जी नहीं रहता, ठीक है। और इसके अलावा आपको ये भी बात बिल्कुल क्लियरली माइंड के अंदर रखनी है कि चूंकि x1 और x2 या x और y दो जो डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं वो दोनों पेयर्ड की शक्ल के अंदर है, तो पेयर जो है वो आमतौर पर इन रियल लाइफ जो है वो वन कंसिडर होता है, यानी दो वैल्यूज नहीं होती, वो एक वैल्यू होती है। इसलिए जब आप इसकी कैलकुलेशंस करेंगे और डी को कैलकुलेट करेंगे तो जो डी की नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी वही आपकी एन की वैल्यूज भी होंगी। सो यहाँ पर जो एन स्क्वायर रूट है वो आपने इस अंदाज में लेना है, क्योंकि समटाइम्स ये कॉन्सेप्ट या एक तरह का आप यूं कह लीजिए कि डिफिकल्टी माइंड के अंदर प्रोड्यूस होती है कि वी आर कैलकुलेटिंग फॉर टू सैंपल्स, तो फिर n1 और n2 इकट्ठा क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहा। सो उसका आंसर ये है कि चूंकि ये पेयर्ड की फॉर्म में है, सो पेयर जो है वो दो वैल्यूज में मिलाकर एक वैल्यू कंसिडर की जाती है। सो n इज द नंबर ऑफ पेयर्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब जब डी की बात हो रही है तो एस डी के लिए एस है डी हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब भी टेस्ट स्टेटिस्टिक टी इस्तेमाल होता है तो हम एस है डी इस्तेमाल करते हैं, और उसका फार्मूला जो है बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे हमने एक्स की फॉर्म में किया था। यानी आपको ये याद रखना है, दिस इज सिग्मा एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसका कंपैरिजन यहाँ ऊपर लिखूं तो आपको याद आ जाएगा, एक्चुअली दिस इज सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर ओवर एन, और बाहर जो है वो आपको याद होगा हम n-1 ही लिखते थे फॉर s हैट स्क्वायर d, ठीक है। सो बिल्कुल भी आपको जो है वो नई चीज याद नहीं करनी है, आपको x की जगह d को रिप्लेस कर देना। इसका मतलब है कि जब आप x स्क्वायर ले रहे हैं तो उसका x की वैल्यूज का स्क्वायर ले रहे हैं, लेकिन जब आप d स्क्वायर ले रहे हैं तो आपके पास जो d कैलकुलेट हुआ है दोनों वैल्यूज के डिफरेंसेस की सूरत में उस डिफरेंसेस को आप स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, और देन फिर इस फॉर्मूले में पुट अप करके आप s हैट स्क्वायर d को कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इसमें मजीद अंडरस्टैंडिंग्स को बिल्ट अप करते हैं। जी, नेक्स्ट हमारे पास नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस के हवाले से ऑप्शंस भी एग्जिस्ट करती हैं, और उन ऑप्शंस में अगर आप देखें तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपको नजर आ रही होगी, दैट इज h नॉट म्यू डी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डेल्टा नॉट। अब आप यहां पर एक चीज को माइंड के अंदर रखें कि चूंकि हम ये कह चुके हैं कि म्यू डी इज म्यू टू माइनस म्यू वन और म्यू वन माइनस म्यू टू, दोनों सूरतों में कोई एक डिफरेंस है। सो इसलिए फिर हमें यहाँ पर लेफ्ट पर दोनों मीन्स को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, और ये डेल्टा नॉट जो है ये वही वैल्यू है जो कि आपके पास गिवन होती है क्वेश्चन के अंदर, आमतौर पर जो डिफरेंसेस को क्रिएट कर रही है या डिफरेंसेस को रिप्रेजेंट कर रही है। सो इसलिए ये डेल्टा नॉट भी कोई यूं कह लीजिए कि नई बात नहीं है, यही पुरानी वाली बात है। सिर्फ ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर हम म्यू डी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने डिफरेंस को एक नया नाम दे दिया है, नया इसकी नई नोटेशन दे दी है, दैट इज म्यू वन माइनस म्यू टू दैट इज इक्वल टू म्यू डी। सो अगर सिचुएशन है पहली वाली आपके पास के म्यू डी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू नॉट, सॉरी डेल्टा नॉट, और फिर h1 ऑब्वियसली इसके अगेंस्ट क्रिएट होगा, दैट इज म्यू डी इज लेस देन डेल्टा नॉट, तो फिर आपके पास जो क्रिटिकल रीजन डिफाइन होगा सी आर जिसको हम बोलते हैं,
तो आपको अंदाज़ा है, आपको याद भी है कि हम जो है वो अकॉर्डिंग टू द H1 हम इसके साइन को डिफाइन करते हैं, और यही कैलकुलेशंस हम पिछले कुछ लेक्चर्स में भी करते हुए आ रहे हैं। सेकंड ऑप्शन अगर आप देखें तो सेकंड ऑप्शन में आपको म्यू डी जो है वो लेस देन इक्वल्स टू डेल्टा नॉट की सूरत में नजर आ रहा है, तो ऑब्वियसली जब H1 हम डिफाइन करेंगे वो ग्रेटर की सूरत में चला जाएगा, और उसी तरह आपका क्रिटिकल रीजन जो है वो उसका साइन डिफाइन हो जाएगा, एंड दैट इज T ग्रेटर देन टी वी इंटू 1 माइनस अल्फा, और ये आपको पता है T इज द कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक है, थर्ड ऑप्शन की तरफ देखें तो थर्ड ऑप्शन में आपको इक्वालिटी और नॉट इक्वालिटी को जो है रिप्रेजेंट करना है, और इसी को हम एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस। और ये कौन सा डिफरेंस है? ये ऑब्वियसली मीन्स के हवाले से डिफरेंस की बात हो रही है, और जब भी इक्वालिटी और अनइक्वालिटी की बात होती है तो फिर हम जो है वो दोनों में से कोई एक क्रिटिकल रीजन जो है वो चूज करते हैं। लेस की सूरत में v अल्फा बाय 2 होता है, और ग्रेटर की सूरत में v 1 माइनस अल्फा बाय 2 के साथ एग्जिस्ट कर रहा होता है। सो आपने इस अंदाज में इसको कंसिडर करना है। अब इसमें जो टेस्ट स्टेटिस्टिक है, आपको शायद फील हो रहा हो कि ये चेंज हो गया। एक्चुअली ये चेंज नहीं हुआ। हमने एक्चुअली जो इससे पहले टेस्ट स्टेटिस्टिक पढ़ा था, यहाँ पर हमने म्यू डी पढ़ा, और चूंकि म्यू डी को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है डेल्टा नॉट के साथ, उसकी रिप्लेसमेंट कर दिया, सो इसलिए अब हम इसकी जनरलाइज लुक डेल्टा नॉट के हवाले से ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमने इससे पहले जो सिंगल सैंपल्स के हवाले से जो अंडरस्टैंडिंग्स बिल्टअप की थी वो सारी की सारी डेल्टा नॉट के साथ थी। सो बाकी आपको इस अंदाज में एस डी को भी रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि अक्सर कंफ्यूज आप लोग हो जाते हैं कि अगर आप किसी और बुक को देखें, डिफरेंट बुक्स में नोटेशंस डिफरेंट हैं, कॉन्सेप्ट्स वही हैं लेकिन नोटेशंस डिफरेंट हो सकती हैं। लाइक ये जो कैपिटल डी है, दैट मे बी इन स्मॉल कैप्स, यानी आप यूं कह सकते हैं कि कैप्स की बजाय जो है वो स्मॉल लेटर्स के अंदर जो है वो लिखा जाए, तो फिर आपको उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप फिर अपना टेस्ट स्टैटिस्टिक उसके अकॉर्डिंगली बिल्टअप कर लेंगे। यानी डी बार माइनस डेल्टा नॉट डिवाइडेड बाय एस हैट डी ओवर एन अंडर रूट। अब ये जो डी कैपिटल है ये स्मॉल हो सकता है। ठीक है, इसी तरह जो आपका फॉर्मूला है एस हैट डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर एन माइनस 1 सिग्मा डी स्क्वायर माइनस सिग्मा डी होल स्क्वायर ओवर एन। अभी इससे पहले जो बोर्ड पर हमने फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ पर स्मॉल डी के बजाय कैपिटल डी था। सो नोटेशन के चेंज हो जाने से कॉन्सेप्ट को आपने चेंज नहीं करना, कॉन्सेप्ट के बारे में आपने वरी नहीं होना। कॉन्सेप्ट एक ही है, D स्टैंड्स फॉर द डिफरेंस। अब चाहे वो कैपिटल लेटर्स की सूरत में हो या वो स्मॉल लेटर्स की सूरत में हो, दोनों सूरतों में एक ही होगा। और दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो है अबाउट द क्रिटिकल रीजन, कि क्रिटिकल रीजन इससे पहले जो आप सिंगल सैंपल्स के लिए करते हुए आ रहे हैं, जो सिंगल सैंपल्स के लिए आपने जो अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप की थी क्रिटिकल रीजन की, सेम वही अंडरस्टैंडिंग है, किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हम डिपेंडेंट सैंपल्स में पेयर जनरेट करते हैं वो सिंगल सैंपल के तौर पर कंसिडर किया जाता है, और उसी कंसिडरेशन में हम फिर क्रिटिकल रीजन को भी डिफाइन करते हैं और उसकी टेस्टिंग के अंदर वैल्यू को, क्रिटिकल वैल्यू को फाइंड करते हैं। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं, और जितनी भी हमने ये थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग की है इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन अंडरस्टैंड करते हैं। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल को देखते हैं उसी कॉन्सेप्ट के साथ। 6 स्कूल बॉयज वर गिवन अ टेस्ट इन अ ड्राइंग। मैंने अपने लेक्चर के स्टार्ट में भी इस तरह की एक एग्जांपल दी थी कि आपके पास जो है वो टेस्टिंग वाली सिचुएशन हो सकती है, आपके पास ड्रग वाली सिचुएशन हो सकती है, आपके पास वेट लूजिंग यूं कह लीजिए कि एक्सरसाइजेज हैं, उसके हवाले से आपके पास ये क्वेश्चन सिचुएशंस हो सकती हैं जब भी हम पेयर्ड ऑब्जर्वेशन को कंसिडर करेंगे। 6 स्कूल बॉयज वर गिवन अ टेस्ट इन अ ड्राइंग, दे वर गिवन 1 month फर्दर ट्यूशन। यानी एक टेस्ट दिया गया और टेस्ट 1 के मार्क्स नोट कर लिए गए। ठीक है, फर्स्ट स्टूडेंट ने 5 मार्क्स लिए, सेकंड स्टूडेंट ने 8, थर्ड ने 7 एंड सो ऑन। फिर उसके बाद 1 महीने की उनको ट्यूशन दी गई
ताकि उनकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाए। और फिर उसी डिफिकल्टी लेवल का एक और टेस्ट दिया गया, फर्दर ट्यूशंस, एंड सेकंड टेस्ट ऑफ द इक्वल डिफिकल्टी वाज हेल्ड एट द एंड ऑफ इट। मतलब दैट पर्टिकुलर ट्यूशन पीरियड जो है एक और टेस्ट कंडक्ट किया गया और दूसरे टेस्ट के अंदर मार्क्स लिए गए। अब ये जो 7 है ये वही स्टूडेंट है जिसने फर्स्ट टेस्ट में 5 मार्क्स लिए थे, ठीक है। ये 6 उसी स्टूडेंट के मार्क्स हैं जिसने फर्स्ट टेस्ट में 8 लिए थे। सो ये एक फ्लक्चुएटेड वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं। क्वेश्चन ये है, डू द मार्क्स गिव द एविडेंस दैट स्टूडेंट्स हैव बेनिफिटेड बाय द एक्स्ट्रा कोचिंग। एक्स्ट्रा कोचिंग से उनको कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ। अब आपने ये ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो पेयर की सूरत में अगर आप देखें तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 पेयर्स हैं, तो मींस के n की वैल्यू यहाँ पर 6 होगी, यहाँ पर कंसिडर की जाएगी। बी केयरफुल, माइंड के अंदर आपने रखना है। तो हम अगर अपना सोल्यूशन जो है वो स्टार्ट करेंगे तो कहां से करेंगे, वही क्राइटेरिया होगा जो कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के हवाले से हमारा शुरू से रहा है। आपने बिल्कुल माइंड के अंदर रखना है इसको कि ये डिफरेंट क्राइटेरिया नहीं है। हम यहां से स्टार्ट करेंगे H0 और H1, यानी नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हमने जनरेट करना होता है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है। अब देखिए कैसे जनरेट होगा, इसके बारे में थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप कर लीजिए। डू द मार्क्स गिव द एविडेंस दैट स्टूडेंट्स हैव बेनिफिटेड बाय द एक्स्ट्रा कोचिंग। क्या स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा कोचिंग से कोई फायदा हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ये माइंड के अंदर रखना है कि जो उनका डिफरेंस है, यानी फर्स्ट और सेकंड सैंपल का जो डिफरेंस है, ऑब्वियसली यानी आप ये कह सकते हैं कि जो डिफरेंस म्यू डी जिसको हमने कहा था दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। हम ये कह सकते हैं कि आपका डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है टेस्टों की सूरत के, टेस्टों के मार्क्स की सूरत में, वो जो है वो ऑब्वियसली उससे 0 से बड़ा है। क्योंकि अगर 0 से छोटा हो जाएगा तो इसका मतलब है कि हम टेस्ट की परफॉर्मेंस को ये सोच रहे हैं कि टेस्ट की परफॉर्मेंस जो है वो कम हो गई है। सो हम स्टार्ट करेंगे म्यू डी इज लेस देन इक्वल्स टू 0 and mu d is greater than 0. That is our researcher hypothesis जिसको हमने यहाँ पे चेक किया। अब चूंकि आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कोई नहीं दिया हुआ, तो जब कोई आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ना हो तो दिस इज अंडरस्टूड कि वो 5% होता है, और 5% का मतलब है 0.05 हम इसको कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो टेस्ट स्टेटिस्टिक है, दैट इज टी, एंड दैट इज d bar minus delta naught divided by s d hat over n under root। अब देखिए डेल्टा नॉट की वैल्यू हमारे पास जो है वो मेंशन्ड है 0, d बार हम डिफरेंस से कैलकुलेट करेंगे और फिर वहां से एस डी को कैलकुलेट करने के बाद अपने क्वेश्चन को वाइंड अप करेंगे। तो चलिए वापस बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं और इन कैलकुलेशंस को कंप्लीट करते हैं। जी अब कैलकुलेशंस की तरफ बढ़ेंगे आगे। हमारे पास टेस्ट 1 के मार्क्स भी हैं, टेस्ट 2 के मार्क्स भी हैं, जिसको हमने x और y के साथ डिनोट कर दिया है। यहाँ से हम डिफरेंस को सबसे पहले लोकेट करेंगे, और डिफरेंस जो है वो x माइनस वाई हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सो x की फर्स्ट वैल्यू देखिए, ठीक है, और y की फर्स्ट वैल्यू देखिए, इन दोनों का डिफरेंस हम देखेंगे, दैट इज -2। फिर 8 minus 6 is also 2. 7 minus 8 is 7 minus 8 it is -1. Then 6 minus 9 is -3, and 9 minus 7 is 2, और 8 minus 9 is -1. So आप देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल डिफरेंसेस भी 6 ही आएंगे, 1 2 3 4 5 6, और यहां से हम डी स्क्वायर भी कैलकुलेट कर लेंगे, और दैट इज 4 4 1 9 4 और 1। सो देखिए जो अकॉर्डिंग टू द टेस्ट स्टेटिस्टिक हमारी कैलकुलेशंस एग्जिस्ट करती हैं, हमें डी बार की ज़रूरत है, दैट इज सिग्मा डी ओवर एन। तो सिग्मा डी को अगर आप कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर पर, तो इट वुड बी
देखिए ऑरल कैलकुलेशंस को हमेशा से मैं प्रेफरेंस देता हुआ आ रहा हूँ। -2 +2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये -1 -2 और ये +2। सो इसका मतलब है कि हमारे पास विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर आंसर जो है वो -3 आ गया, डिवाइडेड बाय आपके पास 6 है, क्योंकि 6 ऑब्जर्वेशंस है। 3 डिवाइडेड बाय 6 जो है वो आपके पास -0.5 आंसर आ जाएगा डी बार का, ठीक है। इसी तरह सिग्मा डी स्क्वायर आप कैलकुलेट कर लेंगे। 4 + 4 + 1 + 9 + 4 + 1, सो इट इज 23। सो यहाँ पर हम इसको मेंशन कर देते हैं, सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 23, ठीक है। और सिग्मा डी आपको याद रखना है कि दैट इज -3, जो कि यहाँ पर हमारे पास कैलकुलेट हुआ है। अब हम आगे की तरफ मूव करेंगे और यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे एस हैट डी स्क्वायर की वैल्यू, दैट इज 1/n-1 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर माइनस सिग्मा डी होल स्क्वायर ओवर n। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। n की वैल्यू आपके पास 6 है, 6 - 1 5, तो 1 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। सिग्मा डी स्क्वायर वी हैव कैलकुलेटेड 23 -3 स्क्वायर ओवर 6। सो कैलकुलेशंस को पूरा करेंगे, दिस वुड बी 9/6, क्योंकि -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और फिर हमने 23 में से इसको माइनस कर देना है, और फाइनली बाहर हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास एस हैट स्क्वायर डी का जो आंसर है दैट इज 4.3, बट वी नीड स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन। सो एस हैट डी इज इक्वल्स टू 2.0736। सो अब आपका जो टेस्ट स्टेटिस्टिक है हम उसको मेंशन करेंगे, डी बार माइनस डेल्टा नॉट डिवाइडेड बाय एस हैट डी। चूंकि कैपिटल हम यूज कर रहे हैं तो वही फॉन्ट रखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ n। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, डी बार इज -0.5 माइनस डेल्टा नॉट इज 0, एस हैट डी जो है वो 2.0736 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6, क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास 6 थी। सो हम पहले इस फैक्टर को सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज टोटली अप टू यू कि आप पहले ऊपर न्यूमरेटर को सॉल्व करें और फिर डिनोमिनेटर की तरफ आए। सो फाइनली हमारे पास जो आंसर एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज -0.5906। दिस इज कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी स्टेटिस्टिक। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और अपनी कैलकुलेशन को वाइंड अप करते हैं। जी, अब नेक्स्ट हम क्रिटिकल रीजन को डिफाइन करेंगे। क्रिटिकल रीजन वुड बी reject H naught if T is according to the sign of H1, it is T V1 minus alpha. So if you remember alpha is 0.05, तो 1 minus alpha की वैल्यू हो जाएगी 0.95. V is n minus 1, that is 6 minus 1 5. So it means कि T V 1 minus alpha would be T5 into 0.95. ये टेबल से वैल्यू देखेंगे, ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा हम लोग देख चुके हैं। सो दिस इज 2.015। नाउ कंक्लूजन, जो फाइनल आपका फेज है टेस्टिंग का, कंक्लूजन में हमने क्या चीज़ देखनी है कि हम H नॉट को उस वक्त रिजेक्ट करेंगे जब कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी हो जाए टेबुलर वैल्यू से। सो आप देखिए कि हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी, इफ यू रिमेंबर, मैं यहाँ साइड पर लिख देता हूँ ताकि आपको कंपैरिजन में आसानी हो। जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी हमने जो पिछले बोर्ड पर कैलकुलेट की थी दैट वाज -0.5906। सो देखिए माइनस की वैल्यू तो कभी भी पॉजिटिव वैल्यू से ग्रेटर नहीं हो सकती। सो इट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि -0.5906 लेस देन 2.1015।
ठीक है, देखिए हमने एच नॉट को कब रिजेक्ट करना है कि जब कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर हो जाए, वो तो नहीं हो सकी। सो फिर जब ये वाली सिचुएशन होल्ड नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि हम एच नॉट को रिजेक्ट नहीं कर सकते। सो हम क्या लिखेंगे, सो वी कंक्लूड दैट we do not reject H naught and can say, क्या चीज कह सकते हैं, जब H नॉट को रिजेक्ट नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि हम H नॉट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट म्यू डी इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। होप आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। पीरियड ऑब्जर्वेशन के हवाले से डिपेंडेंट सैंपल्स की जो बेसिक अजम्पशंस हैं या नोटेशंस हैं उनको याद रखिए, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में हमने इसको इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।